Hello everyone, welcome back again. I am Professor Salim Mullah from PG Mosaic College of Engineering, Wagholi, Pune. In the last video lectures, we were seen about the bending stresses in a beam and we were solved the number of examples on it. Now, in this video lecture, we will learn about the shear stresses in a beam, derivation about the shear stresses in a beam, and then we will learn about the number of conditions, standard formulae for the calculation of shear stresses in a beam. Now, in shear force diagram and bending moment diagram, we have already studied the beam is subjected to both shear force and bending moment. Even though in bending stresses, we have considered the beam is subjected to pure bending, and in that case, shear stresses in the beam we were ignored. But in actual practice, shear stresses are also considered in the beam to resist the shear forces. शेयर स्ट्रेसेस क्यों कंसिडर किए जाते हैं बीम के अंदर? शेयर फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए शेयर स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं. ओके, सो इट इज़ नेसेसरी टू नो द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द बीम. बीम के अंदर जो भी शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है. एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन ऑर्डर टू वेरीफाई और चेक द बीम इज़ इन शेयर. हमको बीम शेयर में है या नहीं उसको वेरीफाई या चेक करने के लिए हमें शेयर स्ट्रेसेस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस बीम के अंदर से फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है. फॉर एग्जांपल, इस तरह से वर्टिकल शेयर होता है बीम के अंदर. वर्टिकल लोड जब आता है तो वर्टिकल शेयर होता है. हॉरिजॉन्टल लोड अगर बीम के ऊपर आता है तो हॉरिजॉन्टल शेयर होता है. ओके, इफ़ द बीम इज़ सब्जेक्टेड टू वर्टिकल लोड देन इट विल बी अंडर वर्टिकल शेयर, and if the beam is subjected to horizontal forces then it will be in horizontal shear. Now let us learn about the derivation of a shear stresses in a beam. Consider one a rectangular beam having a length capital L, but if we only consider the small portion of the beam, you can see here small portion of the beam having length dx. Okay, if we consider this beam having length dx, small portion, then A, B, C, D is that small portion. Now in this case if I consider, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक A, B, C, D के पोर्शन को कंसिडर किया. एक पर्टिकुलर बीम है, बीम के ऊपर एक UDL का लोड अप्लाई किया है उस DX के ऊपर. ओके, सो लेंथ DX कंसिडर की है विथ बेंडिंग मोमेंट वेरिंग फ्रॉम. अब दो साइड्स हैं यहाँ पे, एक AB साइड है और एक CD साइड है. AB साइड से m कंसिडर किया और CD साइड से क्या हो गया, m प्लस dm कंसिडर किया. दैट इज बेंडिंग मोमेंट वेरिंग फ्रॉम m टू m प्लस dm ड्यू टू UDL. किसके वजह से? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से जो कुछ भी बेंडिंग मोमेंट आते हैं हमने कंसिडर किया AB के साइड में m और CD के साइड में उसको अपोजिट करने वाली m प्लस dm. ओके, ओवर इट्स लेंथ dx. अब यहाँ पे हमें ये फिगर रेफर करना है, ये वाली फिगर. तो जो भी शेयर स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे इस बीम के ऊपर, ठीक है, हॉरिजॉन्टली. सो इन दिस केस लेट m बी द बेंडिंग मोमेंट एट AB. अगर m को हमने कंसिडर किया AB की जगह तो यहाँ पे CD की जगह क्या होगा, m प्लस dm. ओके, सो अगर F हमने कंसिडर किया शेयर फोर्स एट AB, ओके, यहाँ पे शेयर फोर्स AB लगता है F, तो यहाँ पे क्या होगा, शेयर फोर्स एट F प्लस DF. ओके, सो F प्लस DF फॉर CD एट CD एंड F शेयर फोर्स एट AB. नाउ कंसिडर द एलिमेंटल स्ट्रिप EF एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस. अब शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए हमने एक एलिमेंटल स्ट्रिप यहाँ पे क्या की, कंसिडर की. इट इज़ एट ए डिस्टेंस y. ओके, ये अभी क्या है, ये बीम का लेंथ है dx और ये बीम की क्रॉस सेक्शन है हैविंग विड्थ b एंड हैविंग डेप्थ d. ओके, सो एलिमेंटल स्ट्रिप हमने कंसिडर किया एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. अब यहाँ पे जो सिग्मा होता है इट इज़ अ बेंडिंग स्ट्रेस. सिग्मा को हमने कंसिडर किया बेंडिंग स्ट्रेस एट AB. ओके, एंड सिग्मा प्लस df, d सिग्मा is considered as a bending stress at CD. Okay, vice versa. If I consider I as a moment of inertia, then by using the flexure formula, already we have seen the flexure formula in the last video lectures. Okay, you can watch that video from the playlist. So flexure formula, m upon I is equal to sigma upon y.
ओके, सो कन्वर्ट दैट फॉर्मूला इनटू सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन i इंटू y। अब ये जो आएगा बेंडिंग स्ट्रेस फेस ए बी के ऊपर आएगा। सिमिलरली ऑन फेस सी डी, अब अपोज के लिए कौन सा स्ट्रेस आएगा, सिग्मा प्लस डी सिग्मा इज इक्वल टू m प्लस डी एम अपॉन आई वाई। यहाँ पे सिर्फ क्या क्या है, m की जगह पे हमने m प्लस डी एम पुट करना है। ओके, सो नेक्स्ट फोर्स अक्रॉस ईच फेस। अब फोर्स अक्रॉस ईच फेस, फोर्स एट ए बी विल बी स्ट्रेस इनटू एरिया। ओके, सो स्ट्रेस ऑन ए बी विल बी सिग्मा and area be the area of that particular strip. Okay, so face at AB, that is the force acting along AB or across AB is equal to m upon I into y into dA. dA means area of that particular portion. Okay, next force across CD, CD के ऊपर कौन सा force आता है, तो F sigma plus that is stress into area नॉर्मल फार्मूला है, लेकिन force स्ट्रेस जो आता है सी डी के ऊपर वो क्या आता है, सिग्मा प्लस टी सिग्मा आता है, इसलिए डी सिग्मा प्लस टी सिग्मा इंटू एरिया यहाँ पे किया जाएगा। ओके, सो फोर्स सी डी, फोर्स अक्रॉस सी डी विल बी एम प्लस डी एम अपॉन आई इंटू वाई इंटू डी ए। सिर्फ डिफरेंस याद रखें, फोर्स ए बी यहाँ पे क्या आता है, एम अपॉन आई इंटू वाई इंटू डी ए, और यहाँ पे क्या आता है एम प्लस डी एम आई अपॉन आई इंटू वाई इंटू डी ए। ओके, अब नेट अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द स्ट्रिप, और स्ट्रिप के ऊपर जो अनबैलेंस्ड फोर्स आएगा वो कितना आएगा, तो उसका फॉर्मूला होगा डी एफ बी द एफ सी डी माइनस एफ ए बी, मतलब उन दोनों का डिफरेंस जो है अनबैलेंस्ड फोर्स उस स्ट्रिप के ऊपर आएगा। ओके, पुट द वैल्यूज इन द अबव फॉर्मूला लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं तो लास्ट में ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाता है, दैट इज डी एम अपॉन आई इंटू वाई इंटू डी ए। ओके, नाउ अब टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स हमें फाइंड आउट करना होता है अबाउ न्यूट्रल एक्सिस। अब ये सिर्फ स्ट्रिप के लिए हुआ अनबैलेंस्ड, अब टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स अबाउ न्यूट्रल एक्सिस कितना आ सकता है। अब इक्वेशन 1 को हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्मॉल स्ट्रिप के लिए था, ठीक है, ई एफ के लिए था सिर्फ। अब टोटल उस पोर्शन के लिए ये जो पूरा फिगर है, इस पूरे न्यूट्रल एक्सिस के अबाव एक स्ट्रिप के लिए इतना था, ठीक है, तो ये पोर्शन के लिए कितना आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये टोटल डेप्थ डी है, तो यहाँ से टोटल डेप्थ क्या थी, डी थी, न्यूट्रल एक्सिस थे, तो यहाँ से कितना आएगा d/2, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, f इज इक्वल टू 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू d/2 dm अपॉन आई इंटू वाई डी ए। ओके, अब यहाँ पे dm अपॉन आई कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे वो बाहर आ जाएगा वाई डी ए। ओके, बट ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये वाले जो टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया होने के क्या होता है, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये कन्वर्ट किस में होता है, इसको हम क्या करेंगे a इंटू वाई बार में कंसिडर हो जाएगा, ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है, तो एरिया इंटू वाई बार मतलब क्या होगा, सेंट्रोइडल पोजीशन होगी उसकी, न्यूट्रल एक्सिस से उस पर्टिकुलर बॉडी की सेंट्रोइडल पोजीशन होगी। सो फोर्स बिकम्स dm अपॉन आई इंटू ए वाई बार होगा। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस अनबैलेंस्ड फोर्स इज बैलेंस्ड बाय shear stress एक्टिंग along the length dx and width p। ये जो फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स जो है, इसको बैलेंस किया जाएगा बाय मल्टीप्लाइंग द shear stress along the length dx and width b। ओके, सो shear stress का एक जनरल फॉर्मूला है, shear stress इज इक्वल टू shear force अपॉन एरिया। फोर्स तो अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, उसको पुट करेंगे, shear एरिया क्या होगा, बेंडिंग, अब यहाँ पे width कौन सी थी, यहाँ पे b थी, लेकिन क्रॉस जब हमने ये किया था लेंथ कितनी थी इसकी, dx थी। ओके, तो dx इंटू बी क्या आएगा, उसका शेयर एरिया आएगा, दैट इज f अपॉन b इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेशंस करेंगे, f की वैल्यू यहाँ पे पुट की, नीचे की वैल्यू सेम ही रहेगी, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा dm अपॉन डी एक्स इंटू ए वाई बार अपॉन बी आई, बट dm upon dx means the shear force at the section,
ओके, dm अपॉन dx की वैल्यू क्या होती है, shear force at the section की होती है. So under consideration, so stress that is the tau becomes SAY bar upon BI. ओके, अब यहाँ पे यस क्या होगा, shear force at a section. अगर कोई भी रेक्टेंगुलर बीम दी और उसके ऊपर अगर लोड दे दिया तो जो भी रिएक्शन होगी तो उसको हम क्या करेंगे, shear force यहाँ पे कंसिडर करेंगे. एरिया मीन्स व्हाट, एरिया अबव और बिलो द लेयर कंसिडरेशन. जो भी हम लेयर कंसिडरेशन करेंगे अबव न्यूट्रल एक्सिस या पर्टिकुलर एक्सिस के अबव, उसका एरिया रहेगा. वाई बार मीन्स क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एरिया अंडर कंसिडरेशन फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस. सेंट्रॉइडल का डिस्टेंस होगा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर. बी विड्थ ऑफ लेयर होगी जिसको भी हम कंसिडर करेंगे. एंड आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन. ओके, फॉर एग्जाम्पल shear stress डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ रेक्टेंगुलर बीम. अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन को हमने कंसिडर किया, यहाँ पे ABCD एक स्ट्रिप है, उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, shear stress डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है. सो इफ स्मॉल b इज द विड्थ एंड स्मॉल d इज द डेप्थ ऑफ दैट बीम, देन shear stress at any layer CD. Now this is the any layer CD, okay, at a distance y from neutral axis, then formula becomes tau is equal to SAY bar upon BI. अब ये सारी चीज़ें हमने देख ली है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. सो फ्रॉम द फिगर एरिया, अब यहाँ पे एरिया क्या होगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. एरिया होगा यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस के अबव जितना भी ये पोर्शन है, जितना भी हमने पोर्शन कंसिडर किया है उसका. तो यहाँ पे एरिया का होगा b इंटू D/2 माइनस वाई. मतलब ये जो स्ट्रिप है ना, इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करना है हमें. तो यहाँ से क्या होगा, ये टोटल कितना है, D/2 है, और D/2 माइनस वाई ये क्या होगा, डेप्थ होगा. मतलब इतना ही डेप्थ कंसिडर करेंगे हम. ओके, प्लस इंटू बी, विड्थ कितना है b. तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा, b इंटू D/2 माइनस वाई. समझ में आया, एक रेक्टेंगुलर बीम है, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे है, स्ट्रिप यहाँ पे है, y डिस्टेंस इतना है. तो ये इतना, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अबव का एरिया हम कंसिडर करेंगे. तो ये टोटल कितना है, D/2. तो इसको हमने क्या करेंगे, D/2 माइनस वाई, तो इतना ही डिस्टेंस रहेगा, इनटू क्या होगा, b करेंगे हम. ठीक है, तो यहाँ पे एरिया कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, देन वाई बार कितना होगा, 1/2 इंटू D/2 माइनस वाई प्लस वाई. अब इस पोर्शन का वाई बार, तो यहाँ से इतना डिस्टेंस जो होता है वो वाई बार होता है. तो वाई बार किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हाउ विल यू कैलकुलेट द वाई बार बिकम्स D/2 माइनस वाई. ओके, जितना रहेगा तो ये इतना पोर्शन रहेगा डिवाइडेड बाय 2, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम. ओके, सो वाई बार बिकम्स 1/2 इंटू ब्रैकेट D/2 माइनस वाई प्लस वाई भी रहेगा, मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस रहेगा. ठीक है, तो इतना, इसका हाफ यहाँ से इतना प्लस इतना. ठीक है, तो ये पार्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, D/2 माइनस वाई, ओके, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा. ओके, और प्लस वाई होगा. सो वाई बार इज दिस इज. ओके, इन दिस वे वाई बार वी विल कैलकुलेट. अब ये कैलकुलेशंस करने के बाद वाई बार की वैल्यू डायरेक्टली D/4 प्लस y/2 आ जाएंगी, या 1/2 डिवाइडेड इंटू ब्रैकेट D/2 प्लस वाई आएगी. ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर बीम इज BD³ अपॉन 12. सो shear stress एट एनी लेयर CD बी, द फॉर्मूला वही रहेगा. सारे वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे जो कुछ भी हमने फाइंड आउट किया है. तो लास्ट में रेक्टेंगुलर बीम के लिए जो फॉर्मूला आएगा, टाउ इज इक्वल टू सिग्मा S BD³ इंटू ब्रैकेट D⁴ डिवाइडेड बाई 4 D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर 3 होगा. देन इफ़, अब यहाँ पे अब y की वैल्यू, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के जगह पे होगा, y की वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो यहाँ पे टाउ इज़ मैक्सिमम होगा. ओके, दैट इज़ द टाउ विल बी मैक्सिमम. ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 3/2. यस,
डिवाइडेड बाय बी डी उतनी होगी। अगर y की वैल्यू d/2 होगी तो यहाँ पे टाउ कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने कैलकुलेशंस किया d²/4 माइनस d²/4 होगा तो 0 वैल्यू हो जाएगी। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होता है वो न्यूट्रल एक्सिस के करीब होता है। ओके, नाउ रिलेशन बिटवीन टाउ मैक्स एंड टाउ एवरेज विल बी टाउ मैक्स बिकम्स 3/2 टाउ एवरेज। इसको ध्यान में रखिए, ऑनलाइन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देन टाउ एवरेज बिकम्स एस अपॉन बी डी। ओके, देन टाउ एवरेज बिकम शेयर फोर्स अपॉन एरिया। मतलब नॉर्मल में हम स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया कहते हैं, जैसे कि शेयर स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, शेयर फोर्स अपॉन एरिया। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सेम थिंग वी विल कंसिडर फॉर दिस शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब यहाँ पे भी यही होगा, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका हाइट h है, जिसकी विड्थ b है। अब यहाँ पे एक स्ट्रिप, एलिमेंटल स्ट्रिप है DE, और यहाँ पे एक से इतना पोर्शन हमने कंसिडर किया है। तब यहाँ पे एरिया क्या आएगा, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वही एरिया ADE का एरिया कंसिडर करेंगे 1/2 b'(x). अब यहाँ पे b' की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी होती है, तो यहाँ पे b' अगर ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ये वाला एक ट्रायंगल है और ये पूरा बड़ा वाला एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसका बेस इसके बेस से क्या है, ये वाला बेस से सिमिलर है। ओके, एंड ये वाली हाइट इससे क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे हम फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल का कंसिडर करके b'/b इज इक्वल टू x/h करके यहाँ पे b' की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो एरिया ऑफ दैट स्ट्रिप 1/2 इंटू bx/h इंटू x, ठीक है, तो वहाँ तक आएगा। सिमिलरली y बार बिकम्स y बार कितना आएगा, 2/3h माइनस 2/3 इंटू x, इतना आएगा। यहाँ पे इंटू है तो इसका वैल्यू यहाँ पे 2/3h माइनस x इतना आएगा। ओके, I बिकम्स फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए I क्या होता है, bh³ / 36। व्हेन वी पुट ऑल दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला दैट इज द SAy बार अपॉन bi, the equation becomes like this. Then you will get the value of tau 12s into bracket hx minus x square divided by bh³. Okay, now in this case x is equal to 0, tau becomes 0, x is equal to h, tau becomes also 0. At neutral axis x becomes 2/3h. So tau at neutral axis, there is the maximum shear stress 8/3s divided by bh. Similarly tau max becomes 3/2 for tau 3/2 into tau average. ओके, अब ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए मैक्सिमम shear stress occurs at h/2 and is not on neutral axis. जो भी मैक्सिमम shear stress ये होता है, अप्लाई होता है, वो कहाँ पे होता है, Now let us learn about the shear stress distribution diagram for various standard section. For rectangular cross section, you can draw the shear stress distribution diagram like this. Okay, now at here tau max, that is the maximum shear stress. Similarly for circular cross section you can see like this. For triangular cross section same. Now where it will be changed at T section, if the beam is given T section, the shear stress distribution will be happen like this. Shear stress, we will need to calculate shear stress at flange, that is at the junction of फ्लेंज एंड वेब। यहाँ पे दो स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे जंक्शन के। फ्लेंज के लिए एक होगा, दैट मीन्स फ्लेंज की विड्थ एक बार कंसिडर की जाएगी और वेब की विड्थ एक बार कंसिडर की जाएगी, ठीक है। फ्लेंज की विड्थ जब हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे टाउ 1 कंसिडर होगा, और जब हम वेब के लिए फाइंड आउट करेंगे तो टाउ 2 कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द टी सेक्शन। सिमिलरली फॉर आई सेक्शन, यहाँ पे भी जंक्शन जहाँ पे है, यहाँ पे विड्थ हम फ्लेंज की कंसिडर की जाएगी और वेब की कंसिडर की जाएगी। यहाँ पे B1 फ्लेंज और B2 विड्थ के लिए कंसिडर किया जाएगा, और B1 के लिए टाउ 1 और B2 के लिए टाउ 2 फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है। एक ही बार फाइंड आउट करके हम क्या करेंगे, इस तरह से शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन हो जाएगा तो थोड़ा सा न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा सा नीचे या ऊपर हो सकता है, तो फॉर्मूले सेम ही रहेंगे, बस चेंजेस आएंगे थोड़ी बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टाउ 1 टाउ 2 सिमिलरली यहाँ पे हमें अलग सा ये विड्थ चेंज हो जाएंगी, तो उसका
स्ट्रेस भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू अलग से आ सकती है और यहाँ पे भी अलग से आ सकती है, ओके। सी सेक्शन जैसे आई सेक्शन का है वैसे ही सिमेट्रिकल सी सेक्शन होगा तो वैसे ही आएगा। अनसिमेट्रिकल होगा थोड़ा सा चेंज होगा। हॉलो रेक्टेंगुलर होगा सेम क्रॉस सेक्शन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। अब नेक्स्ट कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं फॉर मैक्सिमम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो यहाँ पे अगर इफ बीम इज सब्जेक्टेड टू सेंट्रल लोड दैट इज द डब्ल्यू अगर सेंट्रली अप्लाई हुआ है तो शेयर फोर्स उसका क्या होगा, यस बिकम्स W/2। जो भी रिएक्शन यहाँ पे आती है वही शेयर फोर्स होता है, ओके। एंड बेंडिंग मोमेंट वैल्यू विल बी WL/4, ये हमें याद रखना है। सिम इफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू UDL हैविंग लेंथ L, okay, then in this case shear force will be WL/2 and the bending moment diagram that is the bending moment value is the WL²/8। you need to remember this thing, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। मैक्सिमम ये केस ही पूछा जाता है एग्जाम्पल में। नेक्स्ट, if the beam is subjected to load anywhere on the beam that is the from A and B from the capital B, so in this case shear force at A will be WB/L and shear force at B will be WA/L, याद रखें, and M be the WAB/L, okay। Next, if the beam is subjected to triangular load like this, then in this case shear force at A will be WL/6 and shear force at B will be WL/3। थोड़ा सा याद रखें इन चीज़ों को। एंड बेंडिंग मोमेंट विल बी WL²/9√3, ओके। इफ द बीम इज गिवन लाइक दिस, ओके, दो इन दिस केस shear force at A and B will be WL/4 and the bending moment will be WL²/12, okay। If the beam is subjected to cantilever beam having load at the end, then in this case ये total load कौन कैरी करेगा, A वाला कैरी करेगा। So shear force will be W, shear force यहाँ पे क्या आएगा, W आएगा and bending moment आएगा W/L, okay। If the cantilever beam is given with UDL, okay, in this case shear force will be W/L and maximum bending moment will be WL²/2, okay। And lastly, if the beam is given like this, triangular load but here fixed, okay, and one end is free, then in this case shear force will be WL/2 same and maximum bending moment will be WL²/6, okay। Are you getting the difference, okay? This is the difference, okay। I hope आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट में इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये है, शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फार्मूला याद रखना है, SAY/BI, ओके। टाउ एवरेज का फार्मूला होता है शेयर फोर्स अपॉन शेयर एरिया। रिलेशन जो है रेक्टेंगल के लिए टाउ मैक्स इज इक्वल टू 3/2 टाउ एवरेज, सर्कुलर के लिए टाउ मैक्स इज इक्वल टू 4/3 टाउ एवरेज, ट्रायंगुलर के लिए 3/2 टाउ एवरेज। मतलब इसका और इसका सेम है, सिर्फ आपको सर्कुलर का याद रखना है। एंड जनरली टाउ न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो 4/3 टाउ एवरेज होता है, ठीक है। टाउ एवरेज दैट इज शेयर फोर्स अपॉन शेयर एरिया, ओके। नाउ दिस इज द स्मॉल कंसेप्ट अबाउट द शेयर स्ट्रेसेस इन अ बीम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल हम देखेंगे किस तरह से शेयर स्ट्रेसेस के रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए किस तरह से शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, टी सेक्शन के लिए किस तरह से शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है और आई सेक्शन के लिए, साथ ही साथ हाउ टू ड्रॉ द शेयर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। शेयर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो हम देखेंगे, ओके। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, लाइक करिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।